नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने रेयर अर्थ एलिमेंट के जो रिजर्व है उसको डिस्कवर किया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो डिस्कवरी है वो की गई है और एनजीआरई यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर सर्वे कर रहे थे। ये यहाँ पर मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर फिर इनको ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये मिला है। तो अभी केवल इनिशियल जानकारी मिली है, आगे फिर और इसके अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी कि इसको यहाँ से निकालना ये किफ़ायती है या नहीं है। ये सब चलेगा, उसके बाद ही इसके बारे में पता चलेगा। ये जो डिस्कवरी है ये वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी है एक तरीके से, अगर आप लोग देखो। क्यों, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस इन रेयर अर्थ मेटल कैन अनसीट चाइना ग्लोबली। यानी कि इंडिया अगर सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में, तो ये चीज़ चाइना की जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसको खत्म कर देगी। उसके अलावा आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले लिथियम की डिस्कवरी हुई है इंडिया में, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि ये चिप चाइना की जो डोमिनेंस है उसको खत्म कर सकती है। तो ये सब जो डिस्कवरीज हैं, ये सब जो न्यूज है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। फ्यूचर में हम लोग को बहुत टाइम के बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसके बारे में पूरा देखेंगे, क्या होता है ये, इंडिया को क्या फायदा हो सकता है इस डिस्कवरी से, प्लस इंडिया की और ग्लोबल अभी क्या पोजीशन है इस चीज में। तो ये सब प्लस इसके अलावा बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले तो रेयर अर्थ एलिमेंट होता क्या है ये देखो। ये जो है ना आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पीरियोडिक टेबल है। बचपन में हम सब ने इसको पढ़ा है। इसमें आप लोग को ये दो एलिमेंट मिलेंगे, स्कैंडियम और उसके नीचे मिलेगा ये ट्रियम, और उसके नीचे यहाँ पर आप लोग को मिलेगा लैथियम। ये लैथियम के बाद यहाँ पर आप लोग को दिखेगा गैप। लैथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 57 और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 72। दरअसल इसके लैथियम के बाद जो 14 एलिमेंट है ना वो आप लोग को मिलेंगे यहाँ नीचे इस रो में, और इन 14 एलिमेंट्स को और लैंथियम को खुद को, इन सब को कहा जाता है लैंथेनाइट्स। इन सब की जो प्रॉपर्टी होती है ना और लैंथियम की जो प्रॉपर्टी होती है ये लगभग एक तरीके की होती है, बहुत हद तक सिमिलर होती है, इसीलिए इनको अलग से एक रो में रखा गया है और इनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है। और ये 14 एलिमेंट प्लस ये लैंथेनियम यानी कि लैंथेनाइट्स पूरा, प्लस ये स्कैंडियम और इट्रियम, ये टोटल आप लोग को जो 17 एलिमेंट है ये कहलाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। क्यों ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं? आप लोग कहोगे कि हो सकता है ये जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मिलते बहुत कम हो इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। ये जो एलिमेंट है ना ये एविडेंट मात्रा में अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। हाँ, पहले ऐसा लगता था लोगों को कि ये उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट पहले से कहा जाने लगा, लेकिन ये सिर्फ इकलौता कारण नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि ये जो एलिमेंट होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जनरली कोई भी एलिमेंट जब मिलता है तो वो बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में बहुत कम ही मिलता है, उसका और मिलता है। और मतलब होता है वो एलिमेंट प्लस उसमें फिर इम्प्योरिटीज होंगी, बाकी भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी जरूरत हम लोग को नहीं होगी। ये सब मिला के वो और जो होता है वो बनता है और फिर ये जो और होता है इसका रिफाइनिंग किया जाता है, इसका प्रोसेसिंग किया जाता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल एलिमेंट जो हम लोग को चाहिए होता है वो उसमें से निकाला जाता है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो और होता है ना, यानी कि जिस कंपाउंड में ये मिलता है उसमें इसकी मात्रा बहुत कम होती है और बाकी सब इम्प्योरिटीज हो गए या फिर बाकी नॉन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हो गए, बाकी के मेटल हो गए, ये सब ज्यादा मिलते हैं। तो एक बड़े से पत्थर का पूरा आप रिफाइनिंग, पूरा प्रोसेसिंग कर लो तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही रेयर अर्थ एलिमेंट निकलेगा और उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म हो जाती। ये जो प्रोसेसिंग होता है ये रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने का, ये बहुत ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम होता है और इसीलिए जल्दी कोई इस काम में हाथ डालता नहीं है, जिसकी वजह से ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इसीलिए इनको आज भी रेयर अर्थ एलिमेंट ही कहा जा रहा है। अच्छा, मैंने एलिमेंट अब बता दिया होता क्या है ना। सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो, हर छोटी सी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या फिर किसी भी डिवाइस में जो आज के टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस फ्यूचर में भी जितनी डिवाइस बनी जाएगी ऐसा कहा जाता है, उन सब में जरूरत पड़ती है इसकी, इस रेयर अर्थ एलिमेंट की। आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब तो ठीक है। यहाँ तक कि किसी कंट्री को अगर उसका जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूस्ट करना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, तो वो भी बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के नहीं हो सकता।
यूएसए का जो F-35 फाइटर जेट है ना, बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। इसमें कहा जाता है कि 420 किलोग्राम जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका इस्तेमाल होता है। तो आप लोग सोचो, भले ही यूएसए के पास ये फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी होती है, F-35 की पूरी इसके पास टेक्नोलॉजी होती, लेकिन ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये इसके पास अगर नहीं है तो इसका मतलब ये फाइटर जेट बनाने के लिए अपनी डिफेंस के लिए यूएसए को डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरी कंट्री। फिर आ जाते हैं आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइब्रिड कार्स जो है उसमें भी इस्तेमाल होता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट को ग्रीन एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है ना, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। तो लगभग हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। और इनका अगर आप लोग वेट के हिसाब से देखोगे ना किसी भी इक्विपमेंट में, तो बहुत कम ही परसेंटेज है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनके बिना वो डिवाइस कंप्लीट नहीं हो सकता। 1980s तक यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता था रेयर अर्थ एलिमेंट का, और धीरे धीरे फिर चाइना ने इस पे काम करना शुरू किया। 1993 आते आते तक चाइना ने 38% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है रेयर अर्थ एलिमेंट का वो किया। प्रोडक्शन का मतलब है फाइनल में एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ओर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग सब करने के बाद फाइनली रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो चाइना 38% तक प्रोड्यूस करता था वर्ल्ड का 1993 आते आते तक, और यूएसए का इस टाइम तक हो गया परसेंटेज 33%। और पुरानी बातें अगर छोड़ भी दो तो 2008 आते आते तक 96% ऐसा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि चाइना का प्रोडक्शन था इस मामले में। और आज भी अगर आप लोग देखोगे ना तो 90% से ज्यादा चाइना ही प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। पहले वो अपना उसका जो रिजर्व है उससे माइनिंग करता है, और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में भी वो माइनिंग करता है, वहां से फिर ओर्स वगैरह लेके आता है, इनको प्रोसेसिंग करता है, इनकी रिफाइनिंग करता है, और फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता है दुनिया भर की कंट्री को। ग्लोबली जो रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व अवेलेबल है, यानी पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसा बताया जाता है, हालांकि ये जो डाटा होते हैं कोई बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नंबर्स आप लोग याद कर लो, 120 मिलियन टन जो है वो कहा जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट अवेलेबल है इस अर्थ पे। और इसमें से 44 मिलियन टन का जो रिजर्व है वो चाइना के ही पास है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 6 मिलियन टन का जो रिजर्व है वो अवेलेबल है इंडिया के पास, लेकिन इसका बहुत ही कम हिस्सा, अराउंड 1 मिलियन टन के आसपास ही हम लोग निकाल पाते हैं हमारा जो रिजर्व अवेलेबल है उसमें से। क्यों हम लोग ये पूरा नहीं निकाल पाते, या फिर इतना कम क्यों निकाल पाते हैं? देखो, इसकी माइनिंग का, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना, कि फिजिबिलिटी बहुत कम होती है। आप पूरा पत्थर निकाल दोगे जमीन से, तब उसमें से थोड़ा सा सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट निकलेगा, तो खर्चा 100 रुपए का होगा और आमदनी 1 रुपए वाली बात हो जाएगी। यहाँ ये चीज सुन के खुश मत होना कि चलो 1 मिलियन टन तो हम लोग निकालते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि ये माइनिंग तो हम लोग 1 मिलियन टन का कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज को समझो आप लोगों, माइनिंग के बाद जो हम लोग के पास ओर है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है। वो मार्केट में बिकता है तो बहुत सस्ते में बिकता है। भाई इसको अगर रिफाइनिंग कर लो, इसको प्रोसेसिंग कर लो और सारे इसके इम्प्योरिटीज वगैरह सब हटा दो, सिर्फ रियर अर्थ एलिमेंट जो है इससे निकाल लो, और उसको अगर आप लोग मार्केट में बेचो ना तो वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे बिकेगा। लेकिन हम लोग के पास प्रोसेसिंग प्लांट और रिफाइनिंग प्लांट है नहीं, इसीलिए हम लोग को ये जो और हम लोग निकालते हैं इसको भी बेच देते हैं मार्केट में, और फिर वहां पर ये जो कंट्रीज हम लोग से खरीदती हैं वो इसको रिफाइन करती हैं, वो इसको प्रोसेसिंग करती हैं, और फिर हम लोग वो वाला प्रोडक्ट यानी कि फाइनल रेयर अर्थ एलिमेंट खरीदते हैं महंगे रेट पे, बेचते हैं हम लोग अपना और सस्ते रेट पे और खरीदते हैं महंगे रेट पे। तो इस वजह से भी कोई खास फायदा इसकी वजह से इंडिया को होता नहीं है। नहीं तो ये जो 6.9 मिलियन टन का रिजर्व जो ऐसा कि मैंने आप लोग को बताया ना, इसमें वर्ल्ड की परसेंटेज के हिसाब से मत देखो आप लोग, चाइना से कंपेयर करके मत देखो आप लोग। ये ऐसे समझो कि ये 6.9 मिलियन टन में अगर हम लोग अपना एक्सट्रैक्शन, अपना माइनिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, अच्छा खासा जो एलिमेंट है वो निकाल लेते हैं, और फिर प्रोसेसिंग प्लांट और रिफाइनिंग प्लांट भी इंडिया में लगा देते हैं, तो पूरी तरीके से इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएगा इस चीज में। यानी कि ये जितना रिजर्व है ना 6.9 मिलियन टन का, ये इंडिया के लिए सफिशिएंट है। हाँ, एक्सपोर्ट करने लायक नहीं है, केवल सेल्फ सफिशिएंट ही हम लोग बन जाए वही काफी है, और ये चीज हम लोग कर सकते हैं इस 6.9 मिलियन टन का जो रिजर्व अवेलेबल है उससे। प्लस होगा क्या, ऑयल सेक्टर में इंडिया क्या कर रहा है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग के पास क्रूड ऑयल नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग पूरा क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदते हैं, आजकल रशिया से बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, नहीं तो मिडिल ईस्ट से हम लोग ज्यादातर खरीदा करते थे। तो क्रूड ऑयल इंडिया में बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन इंडिया ने रिफाइनरीज वगैरह खूब बना ली हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स इसके खूब बना ली हैं। अब इससे होता क्या है कि ये जो क्रूड ऑयल है इंडिया मंगाता है इनसे, और फिर यहाँ पर रिफाइन करता है, प्रोसेसिंग करता है, और इसको फिर मार्केट में बेचता है। तो इसकी वजह से अगर फाइनल प्रोडक्ट इंडिया मंगाता, किसी और से रिफाइनिंग भी करवाता, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इंडिया को। उसके बाद ऑयल तो आज जिस रेट पे मिल रहा है ना, हो सकता है इससे कई ज्यादा ऊपर रेट पे मिलता है आप लोग को, लेकिन हम लोग ने रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखे हैं, इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा होता है। भले ही हम लोग के पास रिजर्व नहीं है क्रूड ऑयल का, उसके बाद भी हम लोग को ऑयल सस्ता में मिल जाता है।
और यही नहीं, इसके बाद होता क्या है कि बाकी कंट्रीज भी आप लोग देखो तो इंडिया से फाइनल प्रोडक्ट खरीदती हैं, यानी कि इंडिया क्रूड ऑयल रिफाइन करने के बाद उनको भी बेचता है। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बेच के इंडिया पैसा भी कमा रहा है और यही चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें भी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 90% जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना के अंदर ही होता है, लेकिन आजकल दुनिया भर की कंट्री जो है वो हॉस्टाइल हो चुकी है चाइना पे और उस पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहती नहीं है। इसीलिए इंडिया अगर प्रोसेसिंग प्लांट और बाकी जो प्लांट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो एस्टेब्लिश कर लेता है, वो डेवलप कर लेता है, तो हो सकता है दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करें फाइनल रेयर अर्थ एलिमेंट को। बाहर से क्रूड एलिमेंट आएगा यहाँ पर, और वगैरह आएंगे इंडिया में, यहाँ पर रिफाइनिंग होगी और इंडिया बेचेगा दुनिया भर की कंट्री को, जैसे हम लोग ने ऑयल सेक्टर में किया है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है इंडिया में। ये चीज़ एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड कर सकती है इंडिया को, खास करके इस टाइम पे जब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया भर की कंट्री जो है वो चाइना के हॉस्टाइल हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें है वो इंडिया कर सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये कि 2018-19 का ये डाटा है, आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए पूरा 100% यानी कि इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। इंडिया में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये एक्सट्रैक्ट होता है, ये बाहर भेज दिया जाता है और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 100% जितना यूज करता है इंडिया वो बाहर से ही खरीदता है। और सिर्फ चाइना से अगर हम लोग बात करें तो 97% क्वांटिटी के हिसाब से यानी कि वेट के हिसाब से और 92% वैल्यू के हिसाब से यानी कि डॉलर के हिसाब से जितना इंडिया इस्तेमाल करता है वो इंडिया चाइना से ही इंपोर्ट करता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया इसके मामले में चाइना पे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड एक तरफ से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चाइना पे। अभी यहाँ पर मैं एक आप लोग को इंसिडेंट बताता हूँ। 2010 में क्या हुआ था कि चाइना और जापान के जो सी ट्रॉलर या जो फिश ट्रॉलर थे, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले थे, उनके बीच में कुछ झड़प हो गई थी और जिसके बाद ये जो मैटर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था आगे। इसके बाद चाइना ने क्या किया कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट वो एक्सपोर्ट करता था, जापान को भी करता था, सारी कंट्री को करता था, जापान को जो वो एक्सपोर्ट करता था उसको लिमिट कर दिया, उसको रोक लगा दी उसने। अब आप लोग सोचो, जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो तो डिपेंडेंट है कि चलो चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट आएगा, हम लोग अपना प्रोडक्शन करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ जब चाइना ने रोक दिया तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया जापान में और इसकी वजह से सिर्फ जापान ने ही नहीं, वर्ल्ड ने, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब ने भी एक सीख ली और इसी की वजह से ये जो कंट्रीज हैं अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती सिंगल सोर्स पे। और चाइना पे तो ये और नहीं रहना चाहती क्योंकि हाल की जो जियो पॉलिटिक्स है वो इनको अलाउ नहीं करती कि ये डिपेंडेंट रहे चाइना पे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो और इंडिया का, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 90% से ऊपर ही वैल्यू के हिसाब से हो गया, क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, चाइना से ही आता है और वर्ल्ड का भी चाइना से आता है, तो सोचो आप लोग कितना ज़्यादा वल्नरेबल है हम लोग इस चीज़ में। इसीलिए मैं फिर से कहूँगा, अगर ये रिफाइनरी वगैरह की फैसिलिटी इंडिया अपने यहाँ स्टेब्लिश कर लेता है तो इंडिया सिर्फ खुद की हेल्प नहीं कर सकता बल्कि दुनिया भर की कंट्री जो है, जो आज के टाइम में चाइना के पे डिपेंडेंट है, उनको भी प्रोवाइड कर सकता है हेल्प और इस सिचुएशन से कभी जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकता है। इस लाइन में कुछ ग्लोबल स्टेप्स की अगर हम लोग बात करें तो हाल में ही एक मल्टीलैटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्रिएट की गई है, जिसमें यही उनका गोल है कि चाइना पे हम लोग को डिपेंडेंस खत्म करना है और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें है। इंडिया इस पार्टनरशिप में नहीं है। उसके बाद इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हाल में ही माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया 2021 में, जिसमें किसी भी माइंस पे जो एंड यूज का पहले रिस्ट्रिक्शन था, यानी कि आप लोग उतना ही वहां से माइन कर सकते हो जितना आप लोग को जरूरत है और बाहर बेच नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनरल्स प्रोडक्शन, ये सब बढ़ाने की बात की गई है। तो ये सब है पूरा सिनेरियो गाइज। आई होप